हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है आज है संडे और संडे को हमारी एमसीक्यू की जो सीरीज होती है वो होती है। तो ये फेब मंथ का थर्ड पार्ट है और साथ में आपको बता देंगे इसके माध्यम से आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के बारे में, जो कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। हमारे ऑप्शंस हैं 10th फेब, 11th फेब, 12th फेब और 13th फेब। तो हमारा आंसर क्या होगा? 12th फेब होगा। और इसके बारे में अगर हम और बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस सेलिब्रेट करा जाता है। डार्विन दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 10th फेब, 11th फेब, 12th फेब और 13th फेब। तो हमारा इसका उत्तर होगा 12th फेब। और डार्विन की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत उन्होंने बताया था, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है। 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी को। तो विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है और भारतीय यूनानी चिकित्सक थे जिनका नाम था हकीम अजमल खां, उनकी याद में उनकी जयंती पर ये दिवस सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है और 1 से 19 वर्ष के आयु के बच्चों में जो कृमि से रिलेटेड जो बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए और उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 फरवरी को आयोजित आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक की थीम क्या थी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। और हमारे ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं। डिजिटल फ्यूचर फॉर इनोवेटिव वर्ल्ड, इनोवेशन फॉर डिजिटल वर्ल्ड, सिनर्जी टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर और सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर फॉर ऑल। तो हमारा उत्तर होगा ग, सिनर्जी टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। और आपको बता दें कि भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना को भी मंजूरी दे दी गई है, जो 2023 की एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन से नंबर की बैठक हुई थी, और ये बैठक हुई थी 10 फरवरी को। तो हमारे ऑप्शंस हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। तो उत्तर होगा हमारा 11वीं। और अगर हम बता दें तो ये जो बैठक हुई है वो कोविड महामारी के बाद आयोजित करी गई है। नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार समूह की 2 दिवसीय स्थापना बैठक कहां पर हुई थी? अभी हाल ही में हुई है, वहां पर जहां पर ताजमहल है यानी आगरा में। और आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो थीम इस बार की डिसाइड करी गई थी वो डिजिटल कौशल संवर्धन की भूमिका और भावी कौशल, इस विषय के साथ में ही ये सम्मेलन करा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय के साथ बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने कितने ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। $100 मिलियन, $130 मिलियन, $140 मिलियन और $150 मिलियन। तो जिसने पढ़ा होगा अच्छे से उसको पता होगा, और हमारा आंसर है $130 मिलियन। अच्छा, इससे क्या होगा? तो इससे किसानों की आय बढ़ेगी, उनका रोजगार बढ़ेगा और साथ ही उनको कृषि के क्षेत्र में उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। हमने आज ही के सेशन में इसकी चर्चा करी है। कहाँ पर? ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, मलेशिया, फिजी, नेपाल और कलकत्ता। तो हमारा आंसर होगा फिजी। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चावल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, आसाम और उड़ीसा। तो हमारा आंसर है उड़ीसा। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये आयोजित करा गया था और दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस थी ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे चीन दलाई लामा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किस देश के सांसदों ने विधेयक पेश करा है? अमेरिका, फ्रांस, चीन और रूस। तो हमने पढ़ा था अमेरिका के सांसदों के द्वारा ऐसा किया गया है। सांसदों ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट में यह विधेयक पेश किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि G20 अभियान के लिए मेटी के साथ साझेदारी में डिजिटल सुरक्षा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मेटा, फेसबुक, एप्पल, पेटीएम। तो किसके द्वारा करी गई है? हमने पढ़ा था ये करा गया है मेटा के द्वारा।
और साथ ही मेटा भारतीय भाषाओं में सहायक संसाधन बनाएगी, साझा करेगी, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगी और जागरूकता फैलाएगी G20 के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अंजना ओम कश्यप, अजीत अंजुम, A.B.K. प्रसाद और अवधेश पालावत। तो हमने पढ़ा था A.B.K. प्रसाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? यस, आपके ऑप्शन है दुबई, जर्मनी, फ्रांस, कतर। तो आंसर हमारा होगा दुबई। और जिसकी थीम क्या थी इस बार की? तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कंपनी ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है? अलीबाबा, 197 कम्युनिकेशन, बिग बास्केट, जोमेटो। अच्छा देखो, पेटीएम की जो मदर कंपनी है वो कौन सी है? 197 कम्युनिकेशन। तो ये तो हो ही नहीं सकता, बिग बास्केट नहीं हो सकता, जोमेटो नहीं हो सकता। पेटीएम में जिसने हिस्सेदारी बेची है वो कौन है? अलीबाबा। अलीबाबा ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में अपनी बची हुई हिस्सेदारी यानी करीब 2.1 करोड़ शेयर्स बेच दिए हैं। विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत किस पायदान पर है ना? किस पायदान पर है? 52 नंबर पर, 53 नंबर पर, 55 नंबर पर या 112 नंबर पर? तो आपको बता दें कि पहले भारत 112 नंबर पर था, बट लेकिन अब भारत की जो रैंकिंग है वो सुधरी है और किस नंबर पर आ गई है? 55th रैंक पर। अमन किस देश का नौसेना युद्धाभ्यास है? जिसके बारे में हमने पढ़ा था भारत, पाकिस्तान, मालदीव, मलेशिया। जी नहीं, हम भारत का नहीं है, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान उसका है। और पाकिस्तान ने 110 देशों को आमंत्रित किया था और उसमें से केवल 7 देश अपने जहाज और पनडुब्बियों को लेकर सैन्य अभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी। तो हमने पढ़ा था सरोजनी नायडू जी का जो जन्मदिन है उसके अवसर पर मनाया जाता है ना? यानी 13 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार 13 फरवरी 2014 को दिवंगत सरोजनी नायडू की 135वीं जयंती के दिन मनाया गया था राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी। तो हमने पढ़ा था कि विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। साथ में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने यूएन रेडियो की स्थापना 13 फरवरी 1946 को करी थी। इसी वजह से डिसाइड करा गया कि 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा लॉन्च भारत के पहले वॉयस विजुअल वर्नाक्यूलर बैंकिंग ऐप का क्या नाम है? उज्जीवन एसएमबी, उज्जीवन प्रथम, हेलो उज्जीवन, उज्जीवन स्मार्ट। तो यस, इसका नाम है हेलो उज्जीवन। अच्छा, हेलो उज्जीवन के द्वारा भारत की 8 रीजनल लैंग्वेजेस हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कन्नड़, उड़िया और असमिया, ठीक है ना, उसमें आवाज दिया जाएगा और उसके माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? किसी स्टेट में? दिल्ली में, मुंबई में, कैलकाटा में या नोएडा में? तो यस, ये आयोजित किया गया था मुंबई में। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देता है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। शहरी नदियों के प्रबंधन की रणनीतियों पर चर्चा के लिए पुणे में आयोजित होने वाला एक सम्मेलन था जिसका क्या नाम था? धारा 2023, प्रवाह 2023, जल जीवन 2023, जल प्रवाह 2023। तो यस, इसका नाम था धारा 2023। 2021 में 30 शहर के साथ ये शुरू हुआ था और आज के टाइम में इसमें भारत के कुल 95 शहर सदस्य हैं। हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता? तो हमने पढ़ा था ये जीता है किसने? जीन एरिक बर्गिन। और ये भारत में आयोजित होने वाली पहली फॉर्मूला ई रेस है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला राज्य कौन सा है? यस, हमने पढ़ा था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। सबसे ज्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीता था, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हरियाणा था और थर्ड नंबर पे मेजबान जो स्टेट है वो था, क्या था? मध्य प्रदेश।
यहाँ पे देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र के पास 161 पदक थे, हरियाणा के पास 128 पदक थे और मेजबान मध्य प्रदेश के पास 69, कुल 96 पदक थे। कृषि कार्य समूह की प्रथम कृषि प्रतिनिधि बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, हैदराबाद में। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये आयोजित हुई थी इंदौर में। 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रथम एडीएम का आयोजन 13 से 15 फरवरी 2023 के दौरान इंदौर में किया गया था। एयरो इंडिया 2023 का 14 संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु, भोपाल, नोएडा, हैदराबाद। तो यस, ये करा गया था बेंगलुरु में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और ये इसको आयोजित या इसका उद्घाटन किसने करा था? तो पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन करा गया था। और इस बार की जो विषय वस्तु है 2023 की, वो क्या है? दी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इस वर्ष महर्षि दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? 100 नंबर की, 150 नंबर की, 20, 200 नंबर की या 210 नंबर की? तो इस बार मनाई गई है 200 नंबर की। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? तो हमने पढ़ा था इनके बारे में, मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किसी भी व्यक्ति का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है या राष्ट्रपति के पद पर, वो सिर्फ 2 कार्यकाल ही रह सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, अब उनका नाम बताना है आपको। विलियम जॉर्ज हैं, निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स हैं या निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स हैं या स्टीवर्ट थॉमस हैं? तो हमने पढ़ा था निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स। वह 2014 में सरकारी प्रवक्ता और 2018 में विदेश मंत्री भी नियुक्त किए गए थे। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। हमने इनके बारे में पढ़ा था और क्यों करा गया था ये भी हमने पढ़ा था। स्पेशली इन्होंने जब 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से शरणार्थी आए थे और लगभग 1.2 मिलियन शरणार्थी आए थे, जिसका इन्होंने स्वागत करा था अपने देश में। तो इससे प्रभावित होकर इनको शांति पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? हमने पढ़ा था इनके बारे में। मेधा पाटेकर, कैलाश सत्यार्थी, रमाबाई हेगड़े जी नहीं, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया था। और ये जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है, इसमें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और साथ में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता था? फीफा क्लब विश्व कप, क्लब के बारे में बात हो रही है, फीफा विश्व कप के बारे में बात नहीं हो रही, यानी एक टीम है ये। फीफा क्लब किसने जीता था विश्व कप का खिताब? करीम बेंजेमा, अल हिलाल, मौले अब्दुल्लाह, रियाल मैड्रिड। तो यस, इसको जीता है रियाल मैड्रिड ने। किसे हराया था? अल हिलाल को हराया था, है ना। और साथ में रियल मैड्रिड ने 2014, 16, 17 और 18 में भी खिताब अपने नाम करा है। पुलवामा आतंकी अटैक की बरसी कब मनाई गई है? 12 फरवरी 2023, 13 फरवरी 2023, 14 फरवरी 2023 या 15 फरवरी 2023? तो यस, पुलवामा आतंकी अटैक की जो बरसी है वो मनाई गई है 14 फरवरी 2023 को। और 14 फरवरी 2019 के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के कबीले पर क्या करा था? हमला करा था, जिसकी वजह से उनकी हर साल बरसी मनाई जाती है। भारत में वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा मनाया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, आयकर विभाग के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या वित्तीय सेवाएं विभाग के द्वारा? तो हमने पढ़ा था कि ये मनाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चालू वर्ष के वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए चुनी गई थीम क्या थी? अच्छा वित्तीय व्यवहार आपका उद्धार करता। इस थीम के साथ सेलिब्रेट करा गया है। राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, पूछा जा रहा है वो किस स्टेट में स्थापित किया गया है? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कैलकाटा। तो ये स्थापित किया गया है दिल्ली में। दिल्ली विश्वविद्यालय जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में ऐसा किया गया है। और जो किस आधार पर, किस मॉडल पर काम करेगा? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी,
यानी पीपीपी मॉडल पर काम करेगा। मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा कहाँ के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड प्रदान किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की तो हमने पढ़ा था, हमारा उत्तर होगा आईआईटी इंदौर। अच्छा, इन छात्रों ने क्या बनाया था, पहले उनका नाम देख लो। तो देखो उनका नाम है कल्पेश कुमार पारिक और नियति तोताला, ठीक है। और इन्होंने एक ब्लॉकबिल ऐप बनाया था जिसके लिए मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फत्ताह अल सीसी के द्वारा इन्हें पदक प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में, इंदौर में, मद्रास में, रुड़की में तो हमने पढ़ा था, ये दिल्ली में किया गया है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? आदिवासी शिल्प, संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव है एक तरीके से। और आदिवासी जीवन के मूल जो उनके लोकाचार हैं, उनका जो सिस्टम है, उनके जो संस्कृति है, उससे अवगत कराना काम है। सरकार द्वारा लॉन्च खनन प्रहरी क्या है? हमने पढ़ा था इसके बारे में। मोबाइल ऐप है, वेब ऐप है, सिक्योरिटी प्रोग्राम है, सिक्योरिटी फोर्स है, तो हमारा आंसर होगा मोबाइल ऐप है। सरकार ने खनन प्रहरी नाम के एक मोबाइल ऐप और कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम नाम के एक वेब ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सऊदी अरब की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? आमिराती, रेना बरनावी, रेहाना सुल्तान, अल शामिना। तो ये है रेना बरनावी। 10 दिवसीय मिशन पर जाएंगी ये, और साथ में सऊदी अली अल करनी के साथ जाएंगी रेना बरनावी। केंद्र सरकार द्वारा तटीय शिपिंग दिशा निर्देश बनाने के लिए समिति का गठन किससे संबंधित है? फेरी सेवा का संचालन, फेरी बोट का निर्माण, पोर्ट निर्माण एवं विकास, पोर्ट अधिग्रहण पूछा जा रहा है, और हमारा आंसर होगा फेरी सेवा का संचालन। देखो, रोल ऑन, रोल ऑफ जिसको हम रोरो कहते हैं, और रोल ऑन पैसेंजर या रोपैक्स फेरी सेवा के संचालन के लिए संशोधित दिशा निर्देश का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ऐसा किया गया है। भीषण चक्रवात गैब्रियल आया था, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो किस देश में आया है पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, तो ये आया था न्यूजीलैंड में, और जिसके बाद न्यूजीलैंड में आपातकाल घोषित कर दिया गया। हाल ही में सख्त नकल विरोधी कानून किस राज्य में लागू हुआ था? ये सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला जो राज्य है वो बन गया है उत्तराखंड। और ये कहा गया है कि अगर कोई नकल माफिया है तो उसको आजीवन कारावास, 10 साल की जेल और साथ में ही 10 करोड़ रुपए का जुर्माना मिल सकता है। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो ये बनी है स्मृति श्रीनिवास मंधाना, और इनको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा है 3.4 करोड़ रुपए में। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। बच्चों में कैंसर से होने वाली दिक्कतों, इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित दूसरे वैश्विक हैकाथॉन का नाम क्या है? अग्रज 2023, अग्निदूत 2023, अग्रदूत 2023 या विश्वदूत 2023? तो यस, हमारा आंसर है अग्रदूत 2023। रिजर्व बैंक ने समावेशी डिजिटल सेवाएं थीम के साथ दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा करी है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? स्पेशली ये जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी स्पेशली उत्तरी और पूर्वी वाले क्षेत्र जो चाइना बॉर्डर शेयर करता है, भारत चाइना से जो बॉर्डर शेयर करता है, उसके विकास के लिए काम किया जाएगा, और जिसका नाम रखा गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए। 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन भी कर दिया है इसके लिए, और ये कहा गया है कि 22-23 और 25-26 के बीच में एक योजना बनाई गई है
VVP यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और उसको मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSJ और US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स SOF के द्वारा संयुक्त अभ्यास करा गया था, जिसका नाम था तरकश। और स्पेशली इसमें जिस बात को लेकर अभ्यास किया गया, जिस टॉपिक को लेकर अभ्यास किया गया, वो रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंकी प्रतिक्रिया को शामिल किया गया था। और ये पहली बार इस तरीके की बातों को लेकर या इस तरह की चीजों को लेकर अभ्यास करा गया है। और 16 जनवरी से शुरू हुआ था, 14 फरवरी को समाप्त हुआ था। चेन्नई में यह अभ्यास करा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का रंग प्रतीक चिन्ह मिला है। यस, ये किसे मिला था, तो हमने पढ़ा था, इसको राष्ट्रपति का रंग मिला था इस बार हरियाणा को, और अमित शाह के द्वारा प्रदान किया गया था द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। और इसके पहले ये जो राष्ट्रपति का रंग है किस किस स्टेट को मिल चुका है, तो हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आसाम। हाल ही में एयर इंडिया ने कितने विमान खरीदने का सौदा किया था। ये काफी ज्यादा चर्चा में था, तो आइए देखते हैं कितने एयर इंडिया ने कितने विमान खरीदने का सौदा किया है। तो ये नंबर है 470, और जिसको 470 विमान का जो ऑर्डर दिया गया है उसमें से 250 एयरबस से और 220 बोइंग से एयर इंडिया विमान खरीदेगा। झारखंड के मोरहाबादी में आयोजित पुरुष वर्ग में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप किसने जीती थी। अखिलेश सिंह, अक्षदीप सिंह, अग्निवेश सिंह, अमनदीप सिंह। तो हमने इनके बारे में पढ़ा था, ये है अक्षदीप सिंह। और साथ ही जो अक्षदीप सिंह ने जीता था। और महिलाओं में किसने जीता था, तो महिलाओं में प्रियंका गोस्वामी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेटर यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रोस्टर में किस कंपनी ने शामिल किया था। तो हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो ये शामिल हुई हैं हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। और इनके पहले स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोडिंग्स पहले से ही इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं। किस टेनिस खिलाड़ी को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है, तो ये हैं हमारी सानिया मिर्जा। और RCB विमेंस WPL की शुरुआत टूर्नामेंट के दूसरे दिन 5 मार्च को बेब्रॉन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ करेगी। लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक टनल बनाया गया है, और उस टनल का नाम पूछा जा रहा है, वो क्या है। एस्केप टनल, शिंकुला, जोजिला टनल और T49 टनल। तो ये है शिंकुला। और कहा जा रहा है कि सुरंग को बनाने में 1681 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और दिसंबर 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि चिकित्सा, एजुकेशन के क्षेत्र में और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लद्दाख में मदद मिलेगी, और सेना को भी इससे फायदा होगा। हाल ही में इस्तीफा देने वाले विश्व बैंक के चीफ का नाम क्या है, जिनका जो टाइम पीरियड जून में समाप्त होना था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। तो विश्व बैंक के चीफ हैं वो डेविड मालपास। और इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन प्रशासन के द्वारा, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उन्होंने इनको विश्व बैंक के चीफ के रूप में नियुक्त किया था 2019 में। स्पेशली जो अमेरिका है वही विश्व बैंक के चीफ को नियुक्त करता है। हाल ही में प्रदूषण के मामले में भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना था, तो हमने पढ़ा भी था, मुंबई बना था। और ये जो रेटिंग है वो किसके द्वारा, ये इंडेक्स है वो किसके द्वारा तैयार करी गई थी, तो स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के द्वारा तैयार करी गई थी। और 29 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें बताया गया है कि मुंबई दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे प्रदूषित शहर था। हाल ही में ICICI बैंक ने किस बैंकिंग समूह के साथ बैंकिंग समझौते पर हस्ताक्षर करे थे, ये हमने अभी रिसेंटली में पढ़ा था। बार्कलेज बैंक, BNP पारिबा बैंक, HDFC बैंक और मित्तल समूह। तो हमने पढ़ा था कि ये BNP पारिबा बैंक है जो फ्रांस का सबसे बड़ा बैंक है, और साथ में पूरी दुनिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। भारत में काम करने वाली यूरोपीय कंपनियों, यूरोपीय संघ में भारतीय कंपनियों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसा करा गया है। हाल ही में UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है, तो ये
बन गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और जो छोटे मूल्य के लेन देन है अब बैंक पासबुक में न दिखकर कहाँ दिखेंगे, तो पेटीएम बैलेंस और हिस्ट्री सेक्शन में दिखेंगे। फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसके बारे में हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था। फ्रोजन लेक है तो कहाँ पर, लद्दाख के पैंगोंग झील पर ऐसा किया जा रहा है, फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया जा रहा है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 13,862 फीट की ऊंचाई है। 21 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और 20 फरवरी को आयोजित होगा ये इवेंट। हाल ही में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन पर भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए थे। हमको पता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो कहाँ पर गए थे, फिजी की यात्रा पर गए थे। तो ये समझौता भी किसके साथ हुआ है, फिजी के साथ हुआ है। और 90 दिन की अवधि के लिए राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में रह सकते हैं, पारगमन कर सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं। ड्रोन क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा विकसित सौर ऊर्जा से चलने वाला ड्रोन बनाया गया है। इसका नाम क्या है, जिसका एरो इंडिया 2023 में प्रदर्शन करा गया। स्टार, प्रकाश, सूरज और सौर आयु, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये ड्रोन है सूरज। सूरज के माध्यम से खुफिया निगरानी हो सकती है और ये अत्यधिक ऊंचाई पर जा सकता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 3000 फीट तक मानी गई है कि 3000 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकता है। देश की पहली एसी इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस कहाँ चलने वाली है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ये मुंबई में चलेगी। इसमें बैठने की जो कैपेसिटी है वो 65 है और खड़े रहकर जो यात्री हैं वो 90 से 100 यात्री जा सकते हैं। G20 संस्कृति समूह की बैठक कहाँ हुई थी, तो रिसेंटली हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसकी जो बैठक हुई है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुई है। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पुनर्स्थापन। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पहले भी। तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। और किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा किया गया है आंवला और फूलपुर में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया गया है, तो देखो ये हर साल फरवरी महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन के राजा अब्दुल द्वितीय द्वारा संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित किया गया। पहली बार वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी। तो हालांकि पहली बार किया गया तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो 17 फरवरी 2023 को करी गई है। जमैका में एक प्रस्ताव लाया गया था और जिसमें 90 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया था और जिसकी वजह से वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये आयोजित किया गया था कोलकाता में। और एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो माना जाता है इसे। यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है नील मोहन को। यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून किस सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया, तो यूरोप का जो स्पेन है वहां पर पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा वैतनिक यानी वेतन के साथ। और इसके पहले जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया में ऐसा प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो ये उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। 16 से 18 फरवरी तक चलेगा। प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है भारतीय उद्योग संघ यानी CII के द्वारा। AICTE और BPRD ने संयुक्त रूप से कौन सा हैकाथॉन लॉन्च किया है, तर्कश, सूरज, कवच या सुरक्षा।
तो यस, इसका नाम है कवच 2023। स्पेशली इसमें कौन किसके किसके द्वारा किया गया, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध के द्वारा कवच 2023 को लॉन्च किया गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो ये आयोजन किया गया है दिल्ली में। और इस बार की थीम क्या थी? तो मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व, यानी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस। पायलटों की मदद के लिए वायुसेना ने कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया? यस, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है वायु लिंक। इसके माध्यम से पायलट जो होंगे वो खराब मौसम होने के बावजूद उनका जो बेस स्टेशन है उससे निर्बाध रूप से, यानी बिना किसी रुकावट के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू करी गई है? ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्टार्ट करने वाला जो बैंक है वो कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक। EBG यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू करने वाला बैंक बन गया है। थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? MV सुचिंद्र कुमार, RK मल्होत्रा, N राम कुमार और BS राजू। तो ये बने हैं MV सुचिंद्र कुमार। AIML आधारित चैटबॉट आधार मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च करा गया है UIDAI के द्वारा। इसके माध्यम से आधार से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है, स्टेटस देख सकते हैं और जो नजदीकी आधार का सेंटर है उसको ट्रैक कर सकते हैं और अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास चल रहा है और उसका क्या नाम है? धर्म संतति, धर्म गार्जियन, तर्कश, पराक्रम। तो ये इसका नाम है इस अभ्यास का धर्म गार्जियन। 17 फरवरी से 2 मार्च के बीच में ये चलेगा और जापान में चल रहा है, ठीक है। और चौथा संस्करण है ये और जापान के शिंगा प्रांत में कैंप इमाजू में आयोजित किया जा रहा है। यूनेस्को का मातृभाषा पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो यूनेस्को का मातृभाषा पुरस्कार मिला है ये महेंद्र कुमार मिश्रा को मिला है, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। मातृभाषा को बढ़ावा देना, उसके लिए आजीवन सेवा करना, उसके काम की वजह से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में किस राज्य में वकीलों के लिए मासिक वजीफा शुरू किया है? यस, तो ये स्टार्ट करा है केरल राज्य ने। कनिष्ठ वकील जिनकी जो सालाना इनकम है वो 1 लाख से कम है, उनको ये प्रदान किया जाएगा और इसके तहत कनिष्ठ वकील को 3,000 रुपए पर महीने दिए जाएंगे। हाल ही में कर्नाटक के लिए मशहूर यक्षगान गायक और पटकथा लेखक का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम पूछा जा रहा है, वो कौन थे? तो हमने अभी उनके बारे में पढ़ा था, बलीपा नारायण भागवत थे वो। और अपनी अनूठी शैली की वजह से, वो जो शैली जिस शैली का यूज करते थे गान के लिए, उसकी वजह से उनकी शैली को बलीपा शैली कहा जाता था। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।